Okay, so what we have seen, let's have a quick review. We have seen the Indian Constitution. This is the supreme law of the country, which gives all the powers to the government to make the law and to implement the law and to collect the tax. Accordingly, Constitution has made the structure like that. The state government as well as central government will make the law and will collect the taxes. So the list has been provided where under the Constitution, article number 246, शेड्यूल नंबर 7, उसमें आएगा लिस्ट वन विच इज नोन एज यूनियन लिस्ट वेयर द पार्लियामेंट or nothing but in a simple way you can say central government is having exclusive power. It says exclusive power to make the law. So where the entry number 1 to 97 has been covered. हमारा जो इनकम टैक्स आ रहा है वो एंट्री नंबर 82 में आ रहा है. द वर्डिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हमने वहाँ पे भी देख लिया. टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हो इनकम के ऊपर तो कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा. फिलहाल इंडिया में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस एग्री इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा रही. बट इन द फ्यूचर यस इट इज़ पॉसिबल कि आप टैक्स लगा सकते हो. लिस्ट टू ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द लॉ. So as the central government got the power, they have made the law which includes Income Tax Act 1961, Income Tax Rules for Administration Purpose 62, Annual Finance Act. हर साल बजट आता है, प्रपोजल होता है, बिल होता है, उसको फाइनली जब भी कंप्लीट किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में प्रेसिडेंट की साइन होगी तब उसको फाइनेंस एक्ट कहा जाएगा. नोटिफिकेशन इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस. सर्कुलर्स फॉर व्हाट? हाँ, टू गिव द क्लैरिटी. जब भी कोई वर्डिंग ऐसा है किसी ने लॉ बनाकर वो चलेगी, बाद में 100 डाउट आ जाते हैं हमारे मन में. वो सारे डाउट्स के लिए कई बार डिपार्टमेंट सर्कुलर इश्यू करता है कि हमारा मीनिंग क्या है. जुडिशियल डिसीजंस, द कमिश्नर्ड अपील, ITAT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. फाइनल लेवल पर आपको ये जजमेंट्स याद रखने पड़ते हैं नाम के साथ किसका केस लॉ था. इंटर लेवल पे 2-3 जगह पर है ऐसे जो केस लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे. दिस वॉज द प्रोसेस हाउ टू मेक द लॉ. फिर हमने स्टार्ट किया था हु इज़ द असेसी. असेसी मीन्स अ पर्सन प्राइमा फेसिया हु इज़ लाइबल टू पे अ टैक्स. मैंने पूरा डेफिनेशन कवर नहीं किया है तो जिसका भी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी उसको असेसी कहा जाएगा. AYPY, जिस साल में आप पैसा कमा रहे हो उसको क्या कहा जाएगा? PY. और जिस साल में आप उसका असेसमेंट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको कहा जाता है AY. यूजुअली द AY इज अ नेक्स्ट टू द PY. अगर आपको पूछा गया कि PY 23-24 का इनकम निकालिए तो आपको निकालना है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक. एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कैलकुलेट द इनकम फॉर AY 24-25 तो आपको पहले क्या करना है? AY 24-25 मतलब PY ढूंढिए. तो क्या होगा उसका? 23-24. तो PY 23-24 है मतलब कहाँ से डेट शुरू हो जाएगी और कहाँ एंड हो जाएगी ये आपको निकालना है. नाउ वन मोर थिंग वी विल ऐड इन टू दिस पार्ट. AY इज ऑलवेज अ 12 मंथ्स. आपने कल जो AY लिखा होगा वहाँ पे लिखा ऑलवेज अ 12 मंथ्स, हमेशा पूरे 1 साल का होगा. PY में लिख देना इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स. इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स. PY के नीचे इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स. तो AY हमेशा 12 महीने का होगा. PY कम भी या छोटा भी हो सकता है. लेट्स अज्यूम दैट टुडे आई वॉन द लॉटरी. आज कौन सी तारीख है? पूरी तारीख बताइए. 9th. आज मैंने 10 लाख की लॉटरी जीती. बताइए ये इनकम मैंने कौन से PY में कमाया है? 24-25 करेक्ट. तो ये 24-25 है और इसका AY क्या होगा? 25-26. तो अभी तो ये ईयर खत्म होना बाकी है इसलिए हम 24-25 का इनकम आज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 24-25 खत्म कब होने वाला है? 31 मार्च 2025 को. और अभी भी काफ़ी समय 7-8 मंथ्स आर देयर कि उसमें हम क्या कमाएं ये इस्टीमेट करना मुश्किल है. जैसे आज मुझे लॉटरी लग गई, भविष्य में लगेगी क्या? अगले 7 महीने में? व्हाट इज योर व्यू? हाँ भी
ना भी, तो आप इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए पूरा ख़त्म साल होने दो, पी वाई लेट इट बी एंडेड, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ तो ये छोटा कब हो सकता है कि किसी भी केस में पी वाई आप बोल रहे हो कि 12 महीने से कम हो सकता है फॉर अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। मान लो अचानक से आज किसी कंपनी का इनॉग्रेशन हो गया, ये इनकारपोरेट हो गया आज कंपनी, कंपनी एक्ट है आपको, ठीक है। सो कंपनी एक्ट में पता होगा आपको, कंपनी ऐसे ही फॉर्म नहीं हो जाती कि जादू किया छू मंतर हो गया और कंपनी अचानक से बाहर आ गई डीएमए से। वी हैव टू फॉर्म द कंपनी, वी हैव टू इनकारपोरेट कंपनी अंडर विच एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स को फॉलो करके हमें कंपनी को बनाना है। तो आज उसका इनकारपोरेशन सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया, इसका मतलब आज कंपनी आ गई इन एग्जिस्टेंस। तो अगर आज कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है तो इसके पीछे उसने इनकम कमाया होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। आज ही उसकी बर्थ हुई है तो उसकी ज़िंदगी भी आज से ही शुरू हो गई। सो फॉर सच अ कंपनी द पी वाई विल स्टार्ट फ्रॉम सच अ डेट। तो कौन सी तारीख से शुरुआत हो जाएगी पी वाई की? अगर आज मैंने बोला है कि आज कंपनी एग्जिस्ट में आ गई है, सो पी वाई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर 9 अगस्त 24, और एंड तो हमेशा उसी वक्त होगा 31 मार्च 2025। तो क्या इस केस में मैं बोल सकता हूँ माई पी वाई इज लेस देन 12 मंथ्स? ठीक है। क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में 31 मार्च को भी आ सकती है? सो उस केस में उसका पी वाई कितने दिनों का होगा? 1 डे होगी, 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, तो एक ही दिन का पी वाई होगा। एंड ए वाई वुड बी नेक्स्ट पूरा की पूरा 12 महीने का उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। ठीक ना, then we have seen the how to calculate the total income and the tax liability। मैंने देखा हमारे सामने जो भी एसएससी बैठा हुआ इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, कोई नया इंसान आ जाता मेरे सामने बैठेगा, तुझे ना होगा राहुल, हाँ, तो राहुल जी सामने बैठे हुए बोल रहे सर मैंने बहुत पैसा कमा लिया ज़िंदगी भर, और मुझे आप बताइए, किसी ने तो मुझे अचानक से बताया, कल ही सरप्राइज दिया कि इस पर टैक्स भी भरना पड़ता है। सो मेनी पीपल्स डोंट नो कि हम जो मेहनत से पैसा कमाते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना होता है। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं दिया तो उसे कौन सा मनी बोला जाता है? ब्लैक मनी। तो आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अच्छे से पता है, वरना उसका वो ब्लैक मनी हो जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है सर मेरा जो भी ब्लैक मनी है ना उसको वाइट करके दे दो। बहुत सिंपल है बेटा, उसके ऊपर आप क्या पे कर दो? टैक्स पे करने दो। रेट पड़ने से पहले अगर हम पे कर देंगे तो आप पेनल्टी से बच जाओगे, फाइन नहीं लगेगा आपको, बिकॉज यू आर वॉलंटरली एक्सेप्टिंग द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, पिछला सब जाने तो हम इस साल की बात करते हैं जो अभी लेटेस्टली ख़त्म हुआ है। कौन सा ख़त्म हुआ है? अभी जो ख़त्म हो चुका है पी वाई 23-24, 1 अप्रैल। मैं उसे एक डेडलाइन लिख के दे दूंगा कागज़ पे, ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए राहुल जी। 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, ना ही तो पीछे का बताओ ना ही उसके आगे का, इस 12 महीने के पीरियड में आपने क्या क्या कमाया तो बताते जाएगा। यू माइट बी हैविंग अ डायरी, यूजुअली काफ़ी सारे लोग एटलीस्ट डायरी मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग आता है कि सब लोग को ऐसा? आपके माताजी पिताजी जो भी हिसाब किताब रखते हैं हर बार डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब करते हैं क्या? वो बोलेंगे तेरा डेबिट क्रेडिट तुझे भी नहीं आता वैसे भी, और उससे रिजल्ट कुछ आएगा नहीं, तेरी बैलेंस शीट तो कभी टैली होगी ही नहीं। उससे बेटर है कि मैं मेरी डायरी में लिख दूँ कि पगार आया 50,000, नीचे यहाँ 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 ऐसे 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 खर्चा किया, बैलेंस 15,000, ये मेरी जेब में 15,000 या मेरे बैंक अकाउंट में 15,000, बैलेंस मैच आपली टैली होना नहीं। हम डेबिट क्रिएट करने जाएंगे, फाइनली बोलेंगे कुछ तो डिफरेंस आ रहा है, तो उनका हिसाब किताब मैच है इन द डायरी से, तो वो बताते जाएगा मेरा कहाँ कहाँ से इनकम आ रहा है। उस इनकम को आपको करना क्या है? ऑल द इनकम हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हेड्स? 5 ही हेड है। कोशिश मत करना कोई 6th हेड हम क्रिएट कर दे अलग से। सर एक गिफ्ट का हेड क्रिएट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। करना है क्या? जितने हेड लॉ ने बनाया है उसी को हमें फॉलो करना है। सो फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा अर्स प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड एंड। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या किसी को भी किसी इनकम से रिलेटेड डाउट है क्या कि कौन से हेड में डालना चाहिए? प्राइमा फेस है, ओके ठीक है, बाद में तो हम डेफिनेशन देख लेंगे, चार्जिंग सेक्शन को भी कवर करेंगे। नाउ दीज आर द 5 हेड्स जहाँ पर आपको इनकम बाइफर्केट करना है। इन 5 हेड की टोटल को क्या कहा जाएगा?
ग्रॉस टोटल इनकम जो भी है, अब उसमें से हमें मिलेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। लॉ बोल रहा है, हमने एक लिस्ट दी है आपको चैप्टर 6A में, स्टार्टिंग विद द सेक्शन 80C टू 80U। उसमें हमने जो भी आपको एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, उसमें अगर आप स्पेंड करते हो सो विल गेट द डिडक्शंस। चलो 5-6 चीज़ें बता दीजिए जो मैंने बताई। लाइफ इंश्योरेंस, डोनेशंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशनल फीस, हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा भी है, तो ये 4-5 जगह और भी जो बाकी है वहाँ पे आपने स्पेंड कर दिया है, जिसमें आपका 2 लाख माइनस हो गया। फिर आपकी टोटल इनकम आ गई, लेट से ये 15 रुपये मैंने निकाला था, 13,15 रुपीज़। उसके बाद लॉ क्या बोलता है, टोटल इनकम अगर आ गया, नेक्स्ट व्हाट टू डू, उसे राउंड ऑफ करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 288A, पहला सेक्शन जो हम याद रखने वाले हैं 288A, जिसमें हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 10 में मल्टीपल करना है, तो ये हमने देख लिया, उसमें प्रैक्टिस भी कर दिया कैसे करना है। जैसे राउंड ऑफ हो जाता है 10 में, उसके बाद अगला काम आता है हमारा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले फिर से आपको एक बार देखना है कि असेसी कौन है, तो असेसी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल इज नथिंग बट ए ह्यूमन बीइंग, हम सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा जो इनकम कैलकुलेट होगा उस पर टैक्स कैसे आएगा, उसके लिए हमने स्टार्ट किया था स्लैब रेट्स। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी वी हैव सीन इंडिविजुअल, जस्ट आई हैव सेड इंडिविजुअल। अप टू 2.5 कमाओगे तो ज़ीरो टैक्स, 2.5 लाख से ऊपर जो ऊपर होगा, ऊपर वाली अमाउंट, उसके ऊपर 5%। इट मीन्स अप टू 5 लाख व्हाट इज योर टैक्स लायबिलिटी, 12,500। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख, ऊपर वाले 5 से 10, द रेट इज 20%, इट कम्स टू 1 लाख। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है 10 लाख तक कितना टैक्स आता है, तो वो ज़ीरो, फिर 12,500 और नीचे वाला 1 लाख। सो 10 लैक्स पर कितना टैक्स आएगा, 1,12,500। कोई भी इंसान होगा उसी का ऐसे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और 10 लाख से अगर ऊपर जितना भी आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर कितना है, ओनली द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज़। जैसे कल शुरुआत में आपने ऑब्वियसली किया था कि सर 15 लाख इनकम बोला तो डायरेक्टली 30 लगा दिया, वैसे कैलकुलेशंस नहीं होंगे। हेंस दिस इज कॉल्ड एज अ स्लैब वाइज। स्लैब वाइज यहाँ पर टैक्स निकाला जाएगा, ठीक है। नाउ विल हैव अ सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सन, अ इंडिविजुअल who is a resident senior citizen। Resident senior citizen. Now what is the tax rates for these peoples? Up to 3 lakh it is a nil। सीनियर सिटीजन है, इसको थोड़ा ज़्यादा कंसेशन देंगे। फिर 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 10 लाख तक 20%, एंड मोर देन 10 lakhs 30%। तो कहाँ फ़र्क है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल। अब पहला वाला इंडिविजुअल मतलब सिंपल वे में बता देता हूँ, जो असेसी सीनियर सिटीजन नहीं है। आप लोग हो सीनियर सिटीजन नहीं, तो हमारे लिए पहला वाला स्लैब रेट्स। आपके दादा दादी सीनियर सिटीजन ऑब्वियसली होंगे, तो उनके लिए वो सेकंड वाला स्लैब रेट रहेगा। तो पहले वाले और सेकंड वाले में क्या फ़र्क है, हाँ वहाँ पे जो 2.5 लाख का एग्जम्पशन दिया जा रहा है उसके बदले 3 लाख का दिया जा रहा है। ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन हमेशा सोचता है कि मेरे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, आई एम ए सीनियर सिटीजन,
तो भाई साहब 2.5 के बदले 3 लाख का बेनिफिट दिया जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा एग्जम्पशंस मिल रहा है। हमें रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए बेनिफिट होते हैं। कहाँ? हाँ, बस में उनके लिए सीट फिक्स होता है, महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए। हाँ, और टिकट भी कम होता है उनके लिए, कुछ तो 1/3 का कंसेशन रहता है। मंदिर में भी हो सकता है उनके लिए अलग से लाइन हो फॉर सीनियर सिटीजन्स। सम गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होंगी वहाँ पे भी कई बार उनके लिए रिलीफ दिया जाता है कि सीनियर सिटीजन हो, चलो आप पहले आ जाइए, या प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। तो ये है इनके लिए। अब सवाल ये आता है, हु आर द सीनियर सिटीजन्स? एनी गेस? तो जिसकी एज 60 साल है वो सीनियर सिटीजन बन जाएगा। और पहले मैंने शुरुआत में वर्ड यूज़ किया रेसिडेंट, तो रेसिडेंट तो आप ही ने मुझे बता दिया, हम बचपन से यही है, इसलिए हम सब लोग कौन है? रेसिडेंट ही है। अब आप सीनियर सिटीजन हो कि नहीं वो चेक करना है। सो एज, इफ इंडिविजुअल हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 years और मोर, देन ही वुड बी डेटेड एज अ सीनियर सिटीजन। 60 साल या उससे ज़्यादा। नाउ द वर्डिंग इज the assessee has attained the age of 60 years or more during the relevant PY। जो हमारा PY है, मान लो अभी 23-24 की हम बात कर रहे हैं, उस पूरे PY में हमारे एसएससी ने कभी भी अगर 60 साल अचीव कर लिए हैं तो उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। नाउ लेट्स सी, आपको मुझे बताना है कि वो सीनियर सिटीजन है कि नहीं। कौन से PY में? 23-24 में वो सीनियर सिटीजन बना के नहीं बना, ये होता ना व्हेन यू नो द स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना। आई एम गिविंग द डेट ऑफ बर्थ। आपके दादाजी की बर्थ डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। चलो 15 जून 1964। बताइए ये इंसान, ये वाले दादाजी क्या सीनियर सिटीजन है? यू आर सेइंग यस और नो, मुझे एक ही आंसर चाहिए। सिर्फ आपको ढूंढना है ये आपके दादाजी हैं, क्या इनका एज 60 साल हो चुका है इस PY में? अभी भी ऐसी और ऐसी वाली मुंडिया हिल रही है। मुझे एक ही वाला सिंबल चाहिए। रिद्धि सेइंग यस, मांगे ऋतुजा हजरा नो सेइंग द नो, राहुल होता ही यस। ठीक, चलो और थोड़ा सा अच्छा टेक्निक दे देता हूँ मैं आपको। हाँ, नाम है और है अर्जुन कोरी, ये वाले आपके दादाजी है ना? ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15 जून 19, उनके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। अब बोलेंगे बेटा मुझे तो पता नहीं श्योरली मैं इसी दिन पैदा हुआ कि नहीं, पर दादाजी वो जाने दो, आपके आधार कार्ड पर है ना, तो हम इसी को सेलिब्रेट करेंगे। सो ऑन एवरी बर्थडे वी पुट अप द कैंडल्स। 30 साल 40 साल ऐसे जो हो जाते हैं उसे, तो हमें उनका 60th बर्थडे सेलिब्रेट करना है। 60th बर्थडे समझ में आता है कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? पैदा होने के बाद 1 साल होने के बाद पहला बर्थडे आता है, 2 साल के बाद दूसरा। सो वी पुट द कैंडल ऑफ सेकेंड और 2 कैंडल्स, बराबर ना? तो ऐसा 60th बर्थडे उनका कौन से तारीख को आएगा, ये डेट के और ईयर के साथ मुझे बताना है। 60th बर्थडे सिंपल, 60वां वाड़ा दिवस, तारीख तो वही रहेगी। हाँ, तो आधा काम मैं कर देता हूँ। 15 जून को ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम। ईयर आप बता देना। हाँ, ईयर 24, बरोबर का? ये एग्री करते हो? अभी बर्थडे काउंटिंग तो आपको उतना अच्छे से आता है। सो हमारे दादाजी का बर्थडे 15 जून 2024 को, तो ये 60th बर्थडे राइट, मतलब उस दिन उन्होंने 60 साल अचीव कर लिए। मुझे बताइए क्या ये डेट इस पीरियड में आती है? आ रही है क्या? नहीं, ये ईयर खत्म होने के बाद 60th। अच्छा, उस पीरियड में जो बर्थडे आया होगा, मतलब कौन सा वाला आया होगा? 15 जून 2023 को आया होगा, और वो कौन सा वाला बर्थडे होगा? 59th वाला। So we have to calculate whether he has attained the age of 60. The answer is no. तो यहाँ पर आपके दादाजी 23-24 में सीनियर सिटीजन नहीं। क्या अगले साल?
हाँ, अगले साल दादाजी आप सीनियर सिटीजन बन जाओगे, अगले साल में आपको 2.5 लाख के बदले 3 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। आई होप नाउ दिस अंडरस्टूड। अब क्लियर। अब मैं और नीचे थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, नहीं एवाई का हमें देखना ही नहीं, एवाई सिर्फ टाइम पास के लिए वैसे भी मैंने बोला है। यू जस्ट फोकस ऑन द पीवाई। पीवाई लिख के लिख देना, उसके आगे एवाई लिखना होगा तो अगला साल एवाई, ठीक है। सो मैं पीवाई में जो कुछ करना, इनकम भी उसी ईयर में, डिडक्शंस भी उसी ईयर में, उसका एज वगैरह सारी चीज़ें पीवाई के लिए लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ योर बर्थडे इज ऑन 30th March 1964, मुझे बताइए 60th बर्थडे सांगा दी। हाँ, वेदर दिस डेट कम्स इनटू द आवर पीवाई, हमारा जो 23-24 है। सो वेदर इज अ सीनियर सिटीजन, यस, तो उसको जो भी सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स है यहाँ पर भी है और आगे भी मिलेंगे, वो हम देने वाले। डाउट होगा तो अभी पूछ लेना। 30th March 1964 इज अ बर्थ डेट, 60वां दिवस का दिया ना। 30 मार्च 24, हे तर कन्फर्म आहे। वेदर दिस डेट कम्स इन टू दिस पिरियड, येते का ह्या पी वाय मध्ये ती तारीख, म्हणजे ह्या पी वाय मध्ये 60 वाढदिवस येतोय का? ऊपर का पी वाई खत्म कब होता है? शायद आप कल नहीं थे, ऑनलाइन में होंगे। ऑनलाइन वाले आपको बच्चे पता है कैसे लेक्चर देते हैं, ठीक है। तो एंडेड विथ व्हॉट, हे संपतं कधी मला सांग बरं। सुरू आणि दोन्ही लिहू, 1-4-23 टू एंड कधी होणार? मग ह्या पिरियडमध्ये बड्डे येतोय का? हा येतोय का? सो सिनियर सिटीजन वरचा येत होता का? म्हणून नॉट अ सिनियर सिटीजन, ठीक है। देन 31st March 1964, हाँ राधा जी बताइए। 31st March 1964, टेल मी द 60th बर्थडे, कौन से दिन? 2000, ये तो यहाँ पीरियड मध्ये आखिरी दिन। तो पूरे हमारे जो दादाजी पूरे साल भर छोटे थे, आखिरी दिन में बड़े बन गए, मतलब है ना, एक ही दिन। तो दादाजी बोलेंगे द लॉस इज एनी टाइम ड्यूरिंग द पीवाई, किसी भी एक भी दिन अगर दादाजी सीनियर सिटीजन बन चुके तो पूरे साल भर के लिए उन्हें सीनियर सिटीजन का किताब दिया जाए। सो यस, इन दिस केस ऑल्सो he is treated as senior citizen. इजी, हाँ बस आपको काउंटिंग आना चाहिए 60th बर्थडे बना, ठीक है। तो उतना तो शायद आपको 60 तक पहुंचना नहीं होता है, जस्ट यू काउंट, 10th वाला रहेगा उसमें 10-10 ऐड करके चले जाना, सो विल गेट द अमाउंट। अब ट्विस्ट आने वाला है, डन। तो जहाँ इजी लगेगा वहाँ गवर्नमेंट बोलेगा रुको, कैसे इजी लग रहा है आपको? नाउ लेट्स से द डेट इज 1st April 1964, टेल मी द डेट। 2024, बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो नॉट अ सीनियर सिटीजन, ठीक। बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ लिखो मत अभी,
ये जो आखिरी वाले दादाजी, लास्ट वाले दादाजी, इनका बर्थडे सेलिब्रेट कब किया जाता है इन अ रियल लाइफ सेंस? क्या करते हैं हम? रात को 12 बजे। कौन सी वाली रात को 12 बजे? 31 मार्च 2024 को रात को 12 बजे दादाजी सोए हुए हैं बेड पर। दादाजी के बेड के आजू बाजू में पटाखे लगाएंगे। अरे उनको खड़ा करो, सोए हुए और धड़ाम से बुम। दादाजी क्या हो गया बेटा? जी गई तो जी गई, वरना उसी दिन चले जाएंगी। दादाजी बच गए। दादाजी ये रहे आपके लिए केक, सरप्राइज पार्टी। फिर सब तालियां वगैरह बजाएंगे, 2-3 बलून फोड़ देंगे। हाँ रुको अभी दादाजी, हाथ में सिर्फ चाकू लेके बैठ के 12 बज गया, अब केक का। सो एग्जैक्टली कई बार तो होते 12 बज गए। देन सो सम फ्यू पीपल हैड मेड द आर्ग्यूमेंट दैट यूजुअली our grandfather has not become a senior citizen on 1st of April. He has become a senior citizen in the midnight of the 31st March. रात को 12 बजे ही बन गए थे, तो 12 जो बजता है ना वो 31 मार्च को जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल भले ही बर्थडे होगा बट वो मिडनाइट में बन गए। सो द आर्ग्यूमेंट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द सीबीडीटी कि नहीं रात को 12 बजे हमने सेलिब्रेट किया था, मतलब 31 मार्च को ही बन गए थे वो। सो इज अ सीनियर सिटीजन। वो एक सेकंड के लिए ऐसा मत करना, जाती नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर। सो द सीबीडीटी काफ़ी थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट आए वैसे। तो सीबीडीटी हैज़ इशूड अ सर्कुलर व्हेनेवर देयर इज एम्बिग्यूटी। मेरे हिसाब से तो ये नॉट ही होना चाहिए आज भी, पर फिर पता नहीं थोड़े से टेढ़े लोग वहाँ पे चले गए, उन्होंने बोला नहीं काउंटिंग ये थोड़ा सा गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और रात को ही मिडनाइट को ही ख़त्म हो जाता है 60th बर्थडे ऐसे। सो अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट हैज़ इशूड द सर्कुलर कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को हुई है, सिर्फ ये उसी तारीख के लिए अप्लाई होता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को है उसकी 31 मार्च मानी जाएगी, मतलब ये वाली डीम्ड फिक्शन। तो इसका मतलब अगर आप 1 अप्रैल 1964 को भी पैदा हुए हो, जो कि आपकी 60th एज 1 अप्रैल 24 को आने वाली, बट लॉ क्या बोल रहा है? इट इज डीम्ड टू बी ऑन 31 मार्च 24। आप उसी दिन सीनियर सिटीजन बन गए हो ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है? You are treated as a senior citizen. बट ये जो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन आएगी, ये कौन से तारीख वाले को आएगी? 1 अप्रैल। आप में से है कोई ऐसा 1 अप्रैल वाला? अच्छा, उसको आ भी गई तो जिंदगी में एक ही बार, वो हर साल तो ऐसा नहीं बनेगा ना। तो जो 60th ईयर वाला होगा बर्थडे, उसी साल में, एक साल में ही वो प्रॉब्लम आने वाला है। अगले साल में तो वैसे भी वो बड़ा बन गया है, या उससे पहले तो छोटा ही होगा, तो एक साल में उसे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसी इंसान को। और ये भी अभी एक बार इस साल सीनियर सिटीजन बना दिया, अब अगले साल में कोई डाउट है क्या? उसके अगले साल में कोई नहीं, उसके बाद कोई इश्यू नहीं आने वाला ना। व्हाट अबाउट द 2 अप्रैल? चोर, मेरा भी रात को बर्थडे सेलिब्रेट किया। बेटा कौन से तारीख को? 1 तारीख को रात को। हाँ, तो 1 तारीख का कोई संबंध है क्या पिछले साल से? नहीं, लेकिन उसको कैसे दिया? उसको दिया क्योंकि वो 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 तारीख के बीच में आ रहा है। सो ये द लॉ इज वेरी क्लियर। व्हाट इज योर ओपिनियन? नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे उसे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। बेटा थोड़ा चूक हो गया, तुझसे नहीं, शायद तेरे पेरेंट्स से चूक हो गई, तो एक दिन पहले आ जाता तो तुझे वो बेनिफिट दिया जा सकता था, बट नहीं मिलेगा। जिसकी भी गलती होगी पनिशमेंट उसे ही मिलेगी। ठीक है, तो 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूजुअली मुझे आज तक 1 अप्रैल वाला मिला ही नहीं बंदा 10 साल में। 1 अप्रैल वाला बहुत रेयरली होते हैं, पता नहीं साइंस हो गया उसके पीछे, पता नहीं कुछ होगा, बट आई डेंट फाउंड 1 अप्रैल। ठीक है, रेयरली होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा। 140 करोड़ की आबादी हमारी, रोज काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो 1 अप्रैल वाले भी होंगे। ठीक है, चलो नाउ कमिंग बैक टू दिस। अब देखो यहाँ पे हमने सीनियर सिटीजन को थोड़ा फ़ायदा दिया है, तो सीनियर सिटीजन बोला ठीक है तुमने 3 लाख वाला एग्जाम्पशन मुझे दे दिया, लेकिन एग्जैक्टली मेरा फ़ायदा होता कितना है? तो जस्ट एक चेक कर लेते हैं। जस्ट विल टेक अ रैंडम फिगर। 8 लाख रुपए का इनकम लेते हैं। ठीक है, साइड में कैलकुलेट कर देना। 8 लाख में मुझे बताओ पहले स्लैब रेट से कितना टैक्स आ रहा है विदाउट सेस? पहला वाला, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 8 लाख पे कितना टैक्स आएगा?
8 लाख रुपीज फर्स्ट वाले में। पाँच लाख तक 12,500 आता है, ऊपर के 3 लाख पर 20%, 60,000, 60 प्लस 12,500, 72 नजर आ गया। 72,500 अप टू 2.5 नील 2.5 से लेकर, वो तो 12,500 फिक्स है, 5 से लेकर हमें 8 तक ही पहुंचना है। 3 लाख पर 20%, 60,000, वो 12,500, 72,500। अब आते हैं ये नॉर्मल इंसर, मतलब हम हमारे जैसे लोगों का 8 लाख पे कितना टैक्स आएगा, 72,500। अब दादाजी बोलेंगे बेटा मैंने भी 8 लाख रुपए कमा लिया तो मुझे कितना टैक्स आएगा, गवर्नमेंट मुझे कितना रिलीफ दे रही है। तो देखते हैं यहाँ पर ये नील 3 से 5 लाख तक 5% होता है, मतलब कितना आएगा यहाँ पर 10,000। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, मतलब वो 3 लाख की है पैसे भी, तो उस पर 20%, मतलब कितना। So what would be the tax for this category? Do the calculation everyone, भले आपको लग रहा है सब आ रहा है फिर भी कैलकुलेट करो। डन, फिर भी चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। मुश्किल का जा रहा है, अरे चली गई, लेट का झालं, कुठून येतो तू, जवळच आहे। चल हाँ, अप टू 3 लाख नील, देखो फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, 3 लाख टू कितना परसेंट होता है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000। फिर 5 लाख से लेकर वैसे तो 10 लाख तक 20 होता है, बट हमें 10 लाख तक नहीं जाना, हमें जाना है 8 लाख तक। सो 5 to 8 रेट इज, कितना गैप है ये, 3 लाख का, इसके ऊपर 20%, 60,000। सो टोटल टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी, now the next again human being, this is individual only, he is a resident super senior citizen, superman है ये। तो इंस्टेड ऑफ 60 we have to use just 8। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपने अगर लिखा होगा तो 60 साल यहाँ पे मेंशन कर देना, और यहाँ का होगा 80 साल। हाँ शेष सबके लिए होगा, दादाजी होंगे, परदादा होंगे, सबको शेष ऐड हो जाएगा, बट हमने कंपैरिजन के लिए सिर्फ विदाउट शेष अभी लिया। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी, मैंने बोला इंक्लूडिंग कंपनी फर्म, कोई भी एसएससी का बेसिक इनकम टैक्स आता है उसमें शेष हमेशा आएगा, ठीक। नाउ दिस पर्सन इज अगेन रेसिडेंट है, बट ही इज अ सुपर सीनियर सिटीजन हु हैज अटेन द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर। तो दादाजी के भी शायद दादाजी होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे जिनकी एज 80 साल है। सो गवर्नमेंट वांट्स टू गिव द मोर बेनिफिट्स टू दीज पीपल्स। तो उनको क्या बेनिफिट दिया है देखते हैं। इनका भी वैसे वही लॉजिक रहेगा, 80 ईयर्स और मोर ड्यूरिंग द पीवाई, वो 1 अप्रैल वाले दादाजी, उनको भी ये बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा कि 80 साल के बन गए, भले ही 1 अप्रैल को बन गए होंगे, फिर भी हम अज्यूम करेंगे 31 मार्च को बन गए। सो ही विल गेट द बेनिफिट फॉर दिस वन डे। नाउ व्हाट इज द स्लैब रेट, द मोर कंसेशन हैज बीन गिवन हियर अप टू 10 lakhs।
sorry, up to 5 lakhs, it's a nil. और 5 लाख से आगे जो भी है वो सेम लिख दो, 5 लाख टू 10 लाख। हाँ बोलो। हाँ हाँ फिर भी तो यस। हाँ, सो अप टू 5 लैक्स नील, आगे का मैंने बताया था आपको 5 to 10 and more than 10 lakhs. So if it is a super senior citizen who has attained the age of 80 years or more, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का कंसेशन दिया है कि आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। बट इफ़ यू सी द प्रैक्टिकल थिंग, 80 साल से ज़्यादा जो लोग हैं वो बहुत कम लोग होंगे। आप भी अपने घर में देख लो, हर घर में तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इन हाउ टूडेज एवरेज एज इज़ अराउंड 70-75, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं था। लेकिन जो गांव में लोग हैं वो 80 साल से ऊपर वाले होंगे। तो आपकी जनरेशन में होंगे कि दादाजी या परदादा, पॉसिबिलिटी। आगे की जनरेशन में बहुत मुश्किल है। आप तो मुझे नहीं लगता, या मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आज ही हम सीनियर सिटीजन बन चुके हैं सर, बस बहुत पढ़ा लिया, अभी हमसे नहीं हो पाएगा। तो आज के डेट में 20-25 साल की उम्र में हमें लगता है। तो इन माई व्यू, मैंने मेरी भी बात की, सिर्फ अकेले आपकी नहीं की, 80 साल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने पता नहीं बोला कि नहीं, हम सब लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, जो 80 साल से ज़्यादा जिएंगे उनको कंसेशन। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत रेयर पीपल। दूसरा एक चीज़ आता है कि ऐसे लोग जिंदा भी होंगे तो इनकम कितने लोगों का होगा? जिंदा होंगे मतलब आप सोच के देखिए, तो बट इनकम लेसर होगा। यस, just transferring the amount into another's account will not reduce your tax liability. दादाजी को इनकम कमाना पड़ेगा। तो कैसे कमाएंगे? हो सकता है इसमें मैनिपुलेशन आप कर सकते हो कि जैसे आपके नाम पर पैसा है, काफ़ी सारा एफडीज है, तो एफडी होगा तो एफडी का इनकम आपके नाम पे आएगा। तो आप बोलोगे अगर यही एफडी मैं दादाजी के नाम पे करती हूँ तो वो इंटरेस्ट मिलेगा किसे? कमाएगा कौन? दादाजी कमाएंगे। सो दैट यू कैन डू कि आप वो एफडी, अपनी एफडी अपने दादाजी के नाम पे कर दीजिए, फिर दादाजी को इंटरेस्ट मिलेगा और टैक्सेबल भी किसे होगा? दादाजी को ही होता है इन अ प्रैक्टिकल लाइफ एज पर द लॉ ऑल्सो। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? एफडी दादाजी के नाम पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी उन्हीं को मिलेगा। सो 50 लाख की एफडी करीबन 4-4.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा, जो आपको टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, टैक्सेबल किसे होगा? दादाजी को। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी? 0। वही 4-4.5 लाख रुपए अगर आपके इनकम में होता तो, एंड ऑलरेडी यू आर इन द अबाउट 10 लैक्स, तो आपको कितना टैक्स आता है वो 4.5 लाख के ऊपर? 10 लाख से ऑलरेडी ऊपर हो, पगार 30% से टैक्स आ जाता, तो 30% तक का टैक्स, 1,00,000-1.25 लाख रुपए आप बचा सकते हो बाय डूइंग दिस सिचुएशन। बट देयर इज अ प्रैक्टिकल रिस्क, थोड़ा बहुत रहेगा कि दादाजी ने एफडी ले लिया, जैसे उनके नाम पे कर दिया, वो गोवा चले गए एफडी को लेकर,
खाली हाथ वापस आ गए, तो एफडी भी गई, इंटरेस्ट भी गया, सब गया। तो टैक्स बचाने के चक्कर में ये रिस्क आपको उठानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा है, इफ़ यू बिलीव या ट्रस्ट है, या कई बार ऐसा होता है आपने एफडी उनके नाम पे कर दिया और उनका लाडला पोता और कोई है तो उन्होंने 1 महीने के बाद वो एफडी उसके नाम पे कर दी, पॉसिबल। तो आप अकेले ही हो तो ये रिस्क उठा सकते, अनलेस कि दादाजी गोवा नहीं जानते, तो वो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो यस, बट दैट कैन बी पॉसिबल, हर जगह पे नहीं होता, बट ये सिनारियो में आप ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, नहीं विचार कौन, दादाजी? हाँ, अगर आप दादाजी चल बसे तो अज्यूम करने में क्या दिक्कत है, अज्यूम करने में क्या दिक्कत है। तो पहला 4.5 लाख रुपए का इनकम, सो व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी, तो सवाल ही नहीं आता वो कौन भरे। टैक्स के लिए डाउट है ना, ये एफडी किसको मिलेगी उसके बारे में डाउट है। अच्छा टैक्स, ठीक। ये एफडी तो आपको पता है कि जब हम एफडी करते हैं उसमें नॉमिनी लिखना पड़ता है, तो नॉमिनी हमारा नाम लिखा होगा तो बेटर है। अगर वो चल बसे उनके किसी का नाम लिखा होगा तो वो उसको मिल जाएगी, तो नॉमिनी किसके करने से पहले, टैक्स भरने से पहले चल बसे, हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मैं बोलूँगा ये मेरा इनकम है ही नहीं, ये दादाजी का इनकम है। सिंपल क्वेश्चन, बैंक को बोला जाएगा ये इंटरेस्ट आपने किसको दिया, बोलेंगे जब तक दादाजी जिंदा थे तब तक ये इंटरेस्ट उनका था, उनके मरने के बाद वो एफडी अगले दिन किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, बेटे की, बेटी की, या जिसने नॉमिनी नॉमिनेट किया होगा उसकी। अगले दिन से जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो उसके नाम पे होगा, तो मरने के बाद वाला इंटरेस्ट है वो नॉमिनी को ही टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वो चल बस। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे नहीं, रीज़न बिंग कि वो हमारे घर की फैमिली, नहीं तो वो डबल टैक्स हो जाएगा। दादाजी ने 1 करोड़ कमाए, वो हमारे पिताजी को दे दिए, उस पर कोई टैक्स नहीं, पिताजी ने फिर हमें दे दिए, उस पर कोई टैक्स नहीं। तो उसमें सिंपल मैं बताता हूँ, एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव, मे बी इन अ कैश और मे बी इन अ काइंड, it is exempted irrespective of the amount, subject to that person should be your relative। तो रिलेटिव की बहुत बड़ी डेफिनेशन दैट विल सी इन द आईओएस, बट प्राइमा फेसी हमारे घर में जो लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बेटा बेटी, पोता पोती और इनकी वाइफ और हस्बैंड्स, ये सब लोग हमारे प्राइमा फेसी रिलेटिव्स। तो इनसे जो कुछ भी मिलना है, कल जाके आपको आपके पिताजी ने 10 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दी, देयर इज नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, उन्होंने कहाँ से कमाए, उन्होंने अगर कमाए होंगे तो उनको तो टैक्स आने वाला है, उसके बाद उनको जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। किसके डाउरी, ऐसा नोट पे तो नहीं लिखा होता, बिकॉज जैसे आप बोल दोगे डाउरी तो आपको उठा के अंदर डाल देंगे, तो मतलब ये डाउरी नहीं है, ये प्यार मोहब्बत वाला गिफ्ट है, डाउरी नहीं मनता, गिफ्ट मनता। ये तो डाउरी जैसे बोलोगे वो तो एक्ट है ना हमारे यहाँ पे, तो हम बोल रहे कि हम बेटी के साथ साथ खुशी खुशी, हमारा जो दामाद है उसे 20 लाख रुपए हम खुशी खुशी गिफ्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस, हाँ, सो वो दामाद जी, इट इज अंडर द रिलेटिव, सो इट इज एग्जम्प्टेड। बट इफ इट इज बिफोर मैरिज, होने वाला दामाद है, तो होने वाला दामाद हमारा रिलेटिव है क्या, दिस वुड बिकम टैक्सेबल, इसलिए वो एग्जाम करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शादी के बाद ही देना, वो बेटर भी रहता है, रिस्क लेसर। नहीं तो फिर से दामाद को पहले से पैसा दे देंगे और दूसरी लड़की को भगा के वो चला जाए उसी पैसे से, हमारी बेटी यही रहेगी ठीक है। सो टू मेक इट एग्जम्प्टेड व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल वे, रिश्ता बनने के बाद गिफ्ट देना, आप ही ध्यान रखना, किसी को गिफ्ट करना होगा तो रिश्ता होने के बाद, ठीक है, सेफ साइड है वैसे। सो यहाँ पर 5 लाख, फिर से हम यहाँ पर 8 लाख को लेके आते हैं, 8 लाख रुपीज, बताइए पर दादाजी को 8 लाख पे कितना टैक्स आएगा, ताकि हम चेक कर पाए कि कितनी बचत हो रही है उनकी।
सो 5 लाख तक तो जीरो है ना, या मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ अप टू 5 लाख नील, 5 टू 8 लाख का हम निकाल रहे हैं, तो मतलब ये 3 पे टोटल। चलो एक बार कंपेयर करके देखते हैं। पहले केस में कितना टैक्स आया था 72,500। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, हम और हमारे दादाजी और वो परदादा। हम और हमारे दादाजी गैप कितना कितना बच रहा, 2,500 का टैक्स हो रहा है। हम हमारे परदादा के साथ कंपैरिजन करें, 12,500 का टैक्स सेव हो रहा है। तो ये सीनियर सिटीजन होने की वजह से इतना टैक्स सेव हो जाएगा, प्लस उस पर सेस ऐड करने की वजह से और थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको सेस के साथ कंपेयर करोगे और आखिरी वाले को सेस के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आएगा। चेक कर लो 12,500, या इसके ऊपर सेस के साथ निकालो, उसके ऊपर सेस के साथ निकालो, द डिफरेंस और अनदर वे 12,500 प्लस 4%, वो फाइनली बचत होने वाली है। 13,000 रुपये की मैं बोल सकता हूँ। चलो इस कैलकुलेशंस में किसी को डाउट, एज फैक्टर में, एज कैलकुलेशंस वगैरह सब ओके हैं। जब ऑलमोस्ट आपको पता चल जाता है 58 59 से छोटा है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट वो बॉर्डर पे आ गया तो आपको परफेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक साल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों को काउंट करने की ज़रूरत है क्या, कि हम सीनियर एक बार देख तो लेते, कम से कम चेक कर लेते, नहीं होने वाला कैसे भी करोगे तो। बट जो एट द अराउंड है, देखो अभी 64 63 65 के करीबन है, तो आपको एग्जैक्टली वो डेट लिखना पड़ेगा, 2 मिनट का काम होता है। तो आप अपने दादाजी को चेक कर लेना कि वो सीनियर सिटीज़न है कि नहीं, या सुपर सीनियर सिटीज़न है या नहीं। हो सकता है आपके दादाजी सीनियर सिटीजन ना भी हो। हाय तुमच्या आहे सगळ्यांचे आजोबा दादाजी बिलो 60 वाला है क्या किसी को? दादाजी भी है और बिलो 60 है, अबाउ 60 वाले ऑलमोस्ट। ठीक ठीक, मेरी दादी है, इट्स अराउंड 85 ईयर्स, 85 ईयर्स की है मेरी दादी, कमाती कुछ भी नहीं उसको वो सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखो एक किसानों को पैसा मिलता है बस 1500 इंटू 4 बार मिलता है ना, 6,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2 इंटू 3 वेळा मिळतात ना, टोटल 6,000 रुपये कुछ तो आहे, किती 12 झाली होते, तेवढं ते आजीला आमच्या मिळतात 12,000 रुपये, 6 किंवा 12 जे काय असेल दैट इज हर इनकम, और वो सेविंग बैंक में जमा हो जाता है, तो उससे और एक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आ जाता है 100 200 500 रुपये, दैट इज हर इनकम। तो वैसे भी उसको इस एग्जाम्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये टैक्स आ गया। ये जो भी बेसिक टैक्स है इसमें हमेशा हम एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो क्या ऐड करेंगे, कोई भी होने दो, इसमें कंसेशन किसी को भी नहीं दिया जाएगा। आप बोलोगे हाँ मैं 80 साल का हूँ, मुझे क्यों सेस लगा रहा, मुझे हेल्थ भी नहीं चाहिए, एजुकेशन भी नहीं चाहिए, बट फिर भी सेस तो आने ही वाला है, 4% सेस वुड बी ऑलवेज देयर, कोई भी टैक्स होने दो। ना see this clarification, this is called as a circular 2016 में, regarding the attaining the age of 60 years or 80 years 31st March itself in case of senior citizen whose date of birth is falls on 1st of April। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसका मीनिंग, जो 1 अप्रैल को हो रहा है उसको 31 मार्च माना जाएगा। दिस इज इशूड बाय सर्कुलर, अदरवाइज मैं 1 अप्रैल वाले को सीनियर सिटीजन नहीं बनाता था, बट अभी उन्होंने बोला है तो आई विल टेक अ कंसेशन। ये कैजुअल इनकम छोड़ दो। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ हेल्थ एजुकेशन सेस
4%। 2018 में लगाया था मोदी गवर्नमेंट ने, उसके पहले 3% हुआ करता था, उन्होंने 1% बढ़ा दिया। सो 4% सेस वुड बी ऑलवेज अप्लीकेबल, और ये उसी पर्पज के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नाउ we'll take a surcharge part, then tomorrow we'll see the 115 BSc। अब आते हैं सरचार्ज की तरफ। चलो ये लिखो, ये पूरा टेबल लिखना है आपको। सरचार्ज ओके। सो लिख दिया आपने सरचार्ज। सो ये सरचार्ज देखो बीच में कहाँ से आ गया। ऑलरेडी वी आर हैविंग अ टैक्स, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम सरचार्ज भी लगाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि स्लैब रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है कि जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। जैसे कि 2.5 से 5 लाख के बीच में जो है वो टैक्स रेट कम है, विच इज़ ओनली 5%, कि इन लोगों को कम रेट से टैक्स लगाना चाहिए। 5 से 10 लाख वाले ठीक है, मिडिल मैन है, इनको 20, बट जो 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है ये अमीर लोग हैं, इनके ऊपर 30% से टैक्स होना चाहिए। इसके बाद भी उनको ऐसा लगा कि नहीं, बहुत जो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हैं, उन पे और एक्स्ट्रा टैक्स आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, जैसे मैं बोलता कि चलो 30 है, फिर उसके आगे 40 कर देना, 45 कर देना, 50 कर देना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट
गवर्नमेंट ने बोला टैक्स रेट तो वो इंटैक्ट ही रखेंगे, हम इसके अलावा आपको लगाएंगे सरचार्ज। और वो कब शुरू होता है, शुरू ही कब होता है, इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख देन विल लेवी द सरचार्ज। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज, यहाँ पर 10% है। ये भी स्लैब से ही देखोगे अगर आप तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, या लेस देन 1 करोड़, आई विल से लेस देन और इक्वल टू ऑब्वियसली 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपको जो सरचार्ज का रेट लगाया जाता है वो है 10%। इसके ऊपर रेयरली क्वेश्चन आता है, बट सरचार्ज की कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। सो दिस सरचार्ज कैलकुलेशन, और एक पार्ट इसी में आएगा मार्जिनली, दिस इज आई विल से वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन होल योर सिलेबस। जो 2-3 चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है पूरे सिलेबस में से, उसमें से ये एक चीज़। तो ये होने के बाद अगर किसी को अच्छा लगा तो रख लेना, वरना छोड़ देना। फॉर दिस पर्पज ओनली, पूरे सिलेबस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मार्जिनली बट सरचार्ज। बट ये पता होना चाहिए आपके सिलेबस में है दोनों के भी, इसलिए पता तो होना चाहिए। तो देखते हैं इससे होता क्या है। तो 50 लाख से ऊपर ही सरचार्ज लगेगा। नाउ विल सी द इम्पैक्ट। लेट्स से जनाब रुचिरा, आणि बाजूवाले तुमचे मानसी, स्पेलिंग बरोबर है ना। सो लेट्स सी द टोटल इनकम। इनका कंसेप्चुअली पहले समझ लेते होता क्या, देन विल सी द मार्जिनल रेट ऑल्सो। तो टोटल इनकम देखते कि ये दोनों ईयर खत्म होने के बाद मेरे पास आ गए, सर हमने बहुत पैसा कमा लिया, आप हमें टैक्स कैलकुलेट करके दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है बताइए। वी मेड द लिस्ट, ऑल द इनकम हैज टू बी कैटेगराइज इनटू 5 हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन सब ले लिया। फाइनली मैंने क्या कैलकुलेट किया है, टोटल इनकम। तो रुचिरा का टोटल इनकम जो भी है, इट इज लेट्स से, या डायरेक्टली देखो मैं ले लेता हूँ 50 लैक्स। $50 लाख, एग्जैक्ट 50 लाख रुपए इनकम। मानसी, वो बोल रही सर हम दोनों एक ही कंपनी में थे, सेम सैलरी थी, सम पैकेज सब कुछ सेम था, तो ऑलमोस्ट इनकम वुड बी द सेम। लेकिन क्या होगा, मेरे सेविंग अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा पैसा था, इसलिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया मेरे अकाउंट में। सो मानसी का इनकम है 50 लाख, कितना ये 100 रुपये। सो शी हैज़ अर्न 100 रुपीज़ मोर, हो सकता है सेम, सब कुछ सेम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बेसिक टैक्स, और ये दोनों भी सीनियर सिटीजन नहीं है। तो 50 लाख पर टैक्स निकालिए, बेसिक टैक्स जिसमें सरचार्ज नहीं, सेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो पहले 10 लाख पे आता है 1,12,500, ऊपर के 40 लाख पर आएगा 12 लाख रुपए, 13,12,500। अलग आ गया ना, ठीक। सो 13,12,500। अब मानसी ने 100 रुपये ज़्यादा कमाए, बताइए। हाँ, मानसी से इनकम टैक्स कैलकुलेट करा 50,100,000 रुपये। ₹30 वाढते बरोबर ना। इज इट डन? तो अभी देखते हैं रुचिरा और मानसी की तरफ। रुचिरा थोड़ी दुखी है, कम पैसा कमाए, मुझे उससे आगे जाना था बट नहीं जा पाई, ईयर ख़त्म हो गया, आप कुछ नहीं कर पाओ। मानसी सो हैप्पी, रील्स वगैरह बना के पोस्ट कर दिया है, अर्न मोर देन रुचिरा। 50 लाख 100 रुपये से मैं जीत गई। ठीक है, टैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं, टैक्स माइनस भी करोगे तो एक्स्ट्रा 100 पे 30 टैक्स आता है ना, 100 रुपये तो 70 रुपये तो एक्स्ट्रा है, वैसे भी आने ही वाला है। तो इसमें से दोनों चीज़ें माइनस करोगे फिर भी एक्स्ट्रा पैसा किसके पास बचेगा, मानसी के पास ही बचेगा, आप चेक कर सकते हो।
तो यहाँ तक सारे हालात सब अच्छे थे, मानसी वॉज वेरी हैप्पी, बट वो मेरे पास आ गई। मैंने बोला बेसिक टैक्स तो है ही, नाउ वी हैव टू चेक आउट अबाउट द सरचार्ज। क्या सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, आपने ऑलरेडी उसको लिखा हुआ है। तो देखते हैं रुचिरा को, सरचार्ज चेक करो ठीक से, वर्डिंग देखो क्या है, इट इज एक्सीडिंग 50 लाख। तो एग्जैक्ट 50 पे नहीं है सरचार्ज, तो रुचिरा को कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। मानसी, हाँ 50 लाख से ज़्यादा कमा ली बेटा तूने, तू बहुत अमीर है, सरचार्ज दे देना। हाँ ठीक है, दे दूंगी थोड़ा बहुत। ना सरचार्ज का है ना, वो स्लैब रेट से नहीं खाता, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट लगता है, आप जिस कैटेगरी में होंगे उस वाला वो रेट अप्लाई हो जाता है। तो ये 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में, बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 10% ऑन व्हाट? इनकम टैक्स। तो जो भी इनकम टैक्स आया उसका 10% निकालिए। नहीं, ये टैक्स है आपका 1,31,253। अब इसकी आएगी सब टोटल, ₹14,00,000 शेष तो वैसे भी दोनों को लगेगा, तो उस वो अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि दोनों को भी लगने वाला है और वो 4% से ही लगने वाला है। इसलिए जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशंस वेरीफाई करेंगे जस्ट फॉर पर्पस, इट विल बी विदाउट शेष। अब देखिए किसकी हालत क्या होंगे। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस रुचिरा ने 50 लाख कमाए थे, उसको टैक्स देना पड़ेगा 13,12,500 विदाउट शेष। तो उसके पास बैलेंस अमाउंट कितनी होगी? 50 में से ये देना पड़ेगा उसे 30, और मानसी जो बहुत खुश थी अभी, सो दिस इज द बैलेंस अमाउंट। मानसी को देखो कितना टैक्स पे करना पड़ा, उसने गुनाह क्या किया था? 100 रुपये ज़्यादा कमाए थे। तो मोदी जी को वो ज़रूर बोलेगी, मोदी जी मैंने इतना बड़ा भी पाप नहीं किया, इससे 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा दिए, और आपने करीबन मुझे 1.25 लाख से भी ज़्यादा की पनिशमेंट दी। अगर आप चेक करोगे, जो ऊपर सरचार्ज नहीं लग रहा था नीचे लग रहा है, विच इज़ अराउंड 1,31,000 से भी ज़्यादा का पनिशमेंट दिया जा रहा है। आप मेरे लिए कुछ तो करिए वरना मैं जान दे दूँगी। सो डू यू थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग? है कि नहीं? जो 50 लाख कमा रहा है उसको 13,12,000 टैक्स। वो विल थिंक कौन सा 100 किससे नीचे? 50 लाख आगे किती एक सांगा मला कुठलं? 10-20 मध्येच होणार ते, 10 असतील तरी पण होईल सरचार्ज येईल, तर नहीं होना, नहीं होगा, वो मैं बता दूंगा, विल टेक ऑन दैट। यहाँ पे वापस आते हैं, चलो चलो मानसी जी बहुत टेंशन में, वो टेरेस पे चली गई। अब भी क्या, अभी मेरे लिए कुछ करो नहीं तो मैं जान दे दूंगी। 100 रुपये कमाए एक्स्ट्रा और आप मुझसे 1,31,000 वसूल कर रहे हो, ये गलत है, नाइंसाफी है मेरे साथ, कोर्ट में केस करूंगी आपके खिलाफ, कुछ तो चेंज कीजिए। सो हियर द मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट कम्स इनटू द पिक्चर कि बेटा ठीक है रोना बंद करो अभी, चलो नीचे आ जाओ। आपके लिए हम अब देखो, अब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें शुरू होने वाली है, विल टेक अदर सिनारियो, डोंट वरी। अभी इसको समझ लो, इसमें डाउट है किसी को? कैलकुलेशंस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मोदी जी बेटा उसको नीचे बुला लेंगे, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पर आराम से। ये मैं पहले बैलेंस हटा देता हूँ। ये ऊपर का इनकम और नीचे वाला टैक्स। कैलकुलेशन में अभी भी किसी को डाउट है क्या? अभी पूछ लो। कुठला टॅक्स कमी येतो बघ, नाही बॅलन्स टॅक्स नाही येतो, बॅलन्स पैसे खिशातले,
दिस इज टोटल इन्कम आणि हा टोटल टॅक्स. हां आता सांगा, ते मी पैसे दिल्यानंतर खिशात किती राहतील ते काढलं होतं, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है. वैसे तो यही पता चल जाता है. 50 लाख वाले को 13 लाख रुपए टैक्स और 50 लाख 100 रुपये वाले को 14 लाख रुपए टैक्स. तो यहीं कहीं हमें नज़र आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है. सो लॉसेस ठीक है, इस सब टोटल में से हम बेटा आपको देंगे मार्जिनल रिलीफ. किसको ज़रूरत है मार्जिनल रिलीफ की? रुचिरा को नहीं है. जहाँ सरचार्ज आता है वही मार्जिनल रिलीफ आ सकता है. बेटा हम तुझे एक डिस्काउंट दे देंगे यहाँ पर. मार्जिनल रिलीफ इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ रिलीफ गिवन टू द एसएससी. और इसके बाद जो आएगा वो आपका होगा टैक्स आफ्टर रिलीफ. I have already said this is one of the complicated calculations. हाँ इसको तो वही रहेगा टैक्स, राइट. अब सवाल ये आता कि मानसी को मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा और उसके बाद जो आने वाला टैक्स होगा वो कितना पे करना है. ये जो भी टैक्स आफ्टर रिलीफ आएगा उसमें से जोड़ के हम पे कर देंगे. ठीक है, चलो नाउ राइट डाउन दिस पार्ट. ऊपर हेडिंग दे देना सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ, उसके लिए ये सम है. डन. ठीक है, नाउ हु शुड गेट द मार्जिनल रिलीफ? मानसी शैल गेट द मार्जिनल रिलीफ. अब उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी सारी चीज़ें देखते हैं. हाउ टू डू द वर्किंग. चलो अब इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना, लिखो वर्किंग नोट. if the surcharge is applicable, then we need to check marginal relief available to assessee. मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू असेस. ठीक करना पड़ता है, मिलेगा भी या शायद ना भी मिले. अब उसके लिए स्टेप्स हैं. पहला, टैक्स ऑन 50 लाख. ये सारे कैलकुलेशंस होंगे विदाउट सेस होंगे, ध्यान रखना. टैक्स ऑन 50 lakhs
50 लाख पे टैक्स बताइए, ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला हुआ है कितना, क्यों मैंने 50 को ही बेस पकड़ा, रीजन बिंग वहां से सरचार्ज शुरू होता है इसलिए। दूसरा, टैक्स ऑन गिवन इनकम, वो भी विदाउट सेस ही होता है। गिवन इनकम मतलब हमारे पास कितना था अभी इनकम, 50 लैक्स 100 पे, बट यहाँ पे सरचार्ज आपको ऐड करना होगा, इसलिए विदाउट सेस मतलब सरचार्ज तो आएगा, सेस नहीं आएगा। हाँ, ये सारे कैलकुलेशन इंक्लूडिंग सरचार्ज होंगे बट विदाउट सेस होंगे, ध्यान रखना। वो कितना आया था, 14 लाख 43 83, ओके। So you got the figure of tax on 50 lakhs and you got the figure of tax on given income। 50 लाख को बेस इसलिए पकड़ा है क्योंकि 50 लाख से सरचार्ज शुरू होता है, एक बॉर्डर वाली लाइन। तीसरा, एडिशनल टैक्स। हाँ बताइए कि एडिशनल टैक्स कितना आ रहा है इस सरचार्ज की वजह से। 1,31,000, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का डिफरेंस 283 ना, $1,31,283। स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस निकालिए। हो गया। अब तक देखो हमने क्या किया है, फिर हमने निकाला टैक्स ऑन 50 लैक्स, 50 लाख का टैक्स। फिर निकाला टैक्स ऑन गिवन इनकम, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, 50 लाख, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, उसका हमने टैक्स निकाला। और थर्ड में निकाला कि इसमें एडिशनल टैक्स कितना आ रहा है 50 लाख से ऊपर, तो थर्ड ये आ गया। नाउ फोर्थ, एडिशनल इनकम कितना था आपका, अबव 50 लैक्स, 50 लाख से ऊपर आपका कितना इनकम था एडिशनल, विच इज 100। डन। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, लॉजिक अप्लाई करना है कि हमारा एडिशनल इनकम मतलब हमने एक्स्ट्रा कमाया 100 रुपये, जिसकी वजह से हमें एडिशनल टैक्स कितना आ रहा है, 1,31,283 का टैक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पे मार्जिनल लिफ्ट मिल जाएगा आपको। सो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन एज, उसके नीचे लिखो एज, और ये स्टेप्स को याद रखना, इसी स्टेप से जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ। एज द एडिशनल टैक्स इज मोर देन, as the additional tax is more than additional income, assessee is eligible for marginal relief। और यही सिचुएशन वाइस वर्सा होती कि उसने कमाया है 1,31,000 रुपये और टैक्स सिर्फ 100 रुपये आ रहा है एक्स्ट्रा, तो फिर आपको कोई दिक्कत है क्या, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, उसमें 100 रुपये में देने में कोई दिक्कत है नहीं है, तो उस केस में आपको मार्जिनल लिफ्ट नहीं मिलेगा जब वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाएगी। बट यहाँ पे तो दिख रहा है सिंपल वे में कि 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाने की वजह से आपको जो टैक्स आ रहा है 131 का आ रहा है, जो गलत है। इट्स डन। तो यहाँ इस कैलकुलेशन से हमने यही सिर्फ डिसाइड किया कि उसको मार्जिनल लिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, टैक्स पेएबल इज इक्वल टू टैक्स ऑन 50 lakhs प्लस एडिशनल इनकम। फाइनल टैक्स पेएबल आप कितना करोगे, जो भी 50 लाख पे टैक्स आया है वो वाला
प्लस जितना भी एडिशनल इनकम होगा वो हम देने के लिए रेडी हैं। लिख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा और समझा दूंगा। ये लिख लिया, चलो इसमें फिगर्स डाल देते हैं हम। व्हाट इज टैक्स ऑन 50 lakhs? और उसमें एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया था? 100 रुपीज़। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल टैक्स 13 लाख। ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। 13,12,600 दिस इज फाइनल टैक्स पेएबल। मैं ऊपर आता हूँ। I will pay this much of tax, 13,12,600. The balancing figure is marginal relief. हाँ हाँ 1 लिख लो, फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। पहले लिख लो। अभी आपको महसूस होगा कि हम इंटर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मार्जिन रिलीफ है, धीरे धीरे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट नहीं, लॉजिक यही रहेगा। ये अगर आपको समझ में आया तो ये अच्छी बात है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। हाँ, हो गया। यहाँ पे ध्यान दो अभी फिर से। नाउ अगेन रुचिरा के पास जाते हैं। हाउ मच ही हैज अर्न 50 लाख रुपीज, व्हाट इज अ टैक्स 13,12,500। उतना वो टैक्स देने के लिए रेडी है, उसको साइड में रख देते हैं। तुम यहाँ पे रुक जाओ। मानसी 50 लाख 100 रुपये, बट उसके इसमें सरचार्ज आ गया। सरचार्ज की वजह से उसको कितना टैक्स आया था? 14,43,780। जैसे उसने वो सुना, मैंने बताया, वो डर गई, ऊपर चली गई। मोदी जी ने नीचे बुलाया, बेटा रोको, आपके लिए कुछ करते। बेटा बताओ, रोना बंद करो और बताओ कितना टैक्स दोगे? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारे बाजू वाले ने कितना दिया? 13,12,500। वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो दे देते, सेम सेम, ठीक है। प्लस ऊपर जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा वो पूरा दे दो। कितना कमाया उससे ज़्यादा? 100 रुपये, वो भी पूरा दे देना, वो कंपलसरी देना पड़ेगा, ठीक है। उतना देने के लिए रेडी हूँ। सो अकॉर्डिंगली फाइनल टैक्स कम्स टू 13,12,600। अभी एक बार देखो, एक जस्ट कि बैलेंस पैसा कितना रहेगा। हम शेष अभी नहीं ले रहे। रुचिरा के पास जेब में कितना पैसा रहेगा और मानसी के पास कितना पैसा रहेगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अभी कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अब आप हमको हमने आपको सेम बना दिया। सो दिस इज द फाइनल टैक्स। बट शेष के बाद थोड़ी सिचुएशन और हो जाती है, बट उसको हम अभी नहीं ले रहे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ जस्ट ऐड द शेष एंड फिनिश द प्रॉब्लम। अब उसके शेष @4% एंड फाइनल टैक्स, टोटल टैक्स वो आप निकाल लेना 4% से ऐड करके। तो यहाँ पर देखो सेम ही बना दिया, मतलब वो अगली बार क्या सोचेगी, एक्स्ट्रा क्यों कमाए। नहीं कमाएंगे तो भी बेटर ही, वैसे भी हम सेम ही हो रहे हैं। उल्टा सेम नहीं, वो निगेटिव में जाएगी। अभी आप चेक करोगे तो आफ्टर द सेस विद सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी वो सेस की वजह से। बट ठीक है, सेस को हम कंपेयर नहीं करते।
फिर मत कमाओ, निर्मला ताई ने बोला है कम कमाओ, कम टैक्स। कौन से अमाउंट के ऊपर? जैसे तो शायद नहीं मिलेगा। ओनली सरचार्ज वुड बी देयर वुड नॉट बी ए मार्जिनल लिफ्ट। 60 लाख पे 100% नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए तो ये हमने पूरा वर्किंग लिखा। देखो एक बार, हाँ आपका फाउंडेशन था तो देखो 50 लाख 100 रुपये पे मार्जिनल लिफ्ट मिला, और मेरा कहना है कि 60 लाख पे नहीं मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी फिगर आएगी बॉर्डर वाली, सर इसके नीचे मार्जिनल लिफ्ट मिलेगा 50 लाख या 52 लाख रुपए या 53 लाख रुपए, उससे नीचे मार्जिनल लिफ्ट मिलेगा और उसके ऊपर नहीं मिलेगा। दैट फिगर यू कैन फाइंड आउट बाय अप्लाइंग द मैथमेटिक्स। आ जाएगी वो एक फिगर यहाँ पर, वो 51, 52, 53 के दरमियान ही होगी। ठीक है, डन। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बहुत नहीं लगा आपको? मैंने तो ऑप्शन में उसी वक्त छोड़ दिया था फाइनल में, मतलब जब मैं इंटर में था तो फाइनल में किया था ऑब्वियसली। ठीक है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो जिसको अगर मान ली पता ही नहीं है, सर मुझे तो पढ़ाया भी गया और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस केस में आप कितना टैक्स भरने जाओगे? फिर 14,43,000, और फिर शेष भर के भर भी दोगे, क्योंकि काफ़ी बार ये कैलकुलेशन नहीं होता। बट आपको मार्जिनल अगर पता है तो आप कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे, उतना पैसा बचा लोगे क्लाइंट का। सो यू कांट से टू द क्लाइंट नहीं वो सर ने बोला था ऑप्शन में छोड़ देना, नहीं आए तो अभी छोड़ देना। जब आप रियल लाइफ में किसी क्लाइंट का टैक्स निकालने जाओगे तब तो याद रखना पड़ेगा ना फाइनल होने के बाद, और उसका 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए जो भी आ रहा है वो टैक्स बचाना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, चलो ना ये 50 लाख का हो गया। चलो अब और एक सम ले लो। 51,20,000, ये आपको सॉल्व करना है अभी के अभी। 51,20,000, ये बाकी की दो टेबल नहीं, सिर्फ सिंगल ही बनेगा। ठीक है, पूरा वर्किंग लिखना, ये पहला सम है आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ। सब चेक करना है, मार्जिनली वगैरह सब चेक करना है। हाँ हाँ,
इज इट डन? झालं? हो गया ज़रा? चलो डिक्टेट कीजिए आप मुझे। व्हाट इज द बेसिक टैक्स ऑन 51,20,000? ठीक है, ये बेसिक टैक्स आ गया। सरचार्ज आएगा एज द इनकम इज मोर देन 50 लाख, सरचार्ज आने वाला है और रेट कितना होगा? 10%। सो 1,34,850। सो टैक्स आफ्टर सरचार्ज 14 लाख कितना? 350। तो 14,83,350 तो यहाँ पे सरचार्ज आ चुका है। तो अगर सरचार्ज आ रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या उसे मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम नीचे जाते हैं वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट में जैसे स्टेप 1 है वो हमारा सेम रहेगा कि टैक्स ऑन 50 लैक्स, कि 50 लाख होते तो कितना टैक्स आ जाता। फिर टैक्स ऑन अ गिवन इनकम 350। एडिशनल टैक्स कितना आ रहा है? 17। अच्छा 17,0850 क्या? 1,70,850 आपका एडिशनल टैक्स आ रहा है। एडिशनल इनकम कितना कमाया आपने? 1,20,000। तो लास्ट थर्ड और फोर्थ को आपको कंपेयर करना है, क्या हमारा इनकम जो है वो एडिशनल टैक्स से कम है या वाइसे वर्सा, एडिशनल टैक्स एडिशनल इनकम से ज़्यादा है, तो गलत हो रहा है इसके साथ। तो जैसे अगर आपको नज़र आए ये गलत हो रहा है तो इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो जैसे ही मिलेगा तो कितना टैक्स, ठीक है तुझे मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है, कितना टैक्स तू भर सकता है, फिर से बोलेगा जो 50 लाख का टैक्स है वो मैं देने के लिए रेडी हूँ, प्लस चाहे तो मेरा पूरा एक्स्ट्रा इनकम लेके जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, 1,20,000। सो इट कम्स टू मैं इतना टैक्स देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो ये टैक्स आफ्टर रिलीफ आ गया 1432,500। बराबर ना? हाँ, ये जो बीच में गैप आएगा वो आपको इनडायरेक्टली रिलीफ मिल रहा है, इतना आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखो डिस्काउंट की अमाउंट कम हो चुकी है, प्लस से जो भी आएगा दैट वुड बी योर फाइनल। हाँ सेस, यस सेस ऐड कर दो एंड दैट वुड बी योर फाइनल टैक्स। कितना आया फाइनल टैक्स? 14 लाख। Now homework sum. $51,70,000 वो एक रहेगा,
उसके बाद 75,30,000, और एक दे दूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी स्लैब रेट वाली भी। एंड रुको, तीसरा वाला फिर से कम कर देता हूँ, 51,80,000, 5170, 5180 एंड 75,30,000, 3 होमवर्क रहेंगे। तीनों में भी चेक करना है आपको कि मार्जिन लिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम ज़्यादा जो भी हो। सरचार्ज तो लागना, सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज का लिमिट कितना है? 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 10% का सरचार्ज तो हमेशा ही लगेगा। उनका मानना है कि मार्जिनल लिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए वो कौन सी अमाउंट है। सो वो मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखनी चाहिए, बिकॉज बाय डूइंग द वर्किंग वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिसाइड करने में। बिकॉज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमारे पास मेमोरी बहुत कम है, रखने के लिए जगह बहुत कम है, और जो सामान है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा कुछ कीजिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा दिस अमाउंट नीड नॉट टू बी रिमेंबर, वो ज़रूर आएगी, बट ये इसके बॉर्डर में ही होगी। देखो मैंने जो दिया है ना 5170, आपको थोड़ा समझ में आएगा 5180 या 5190, उस दौरान ये फिगर आपको मिल जाएगी, एक्झॅक्ट फिगर। सर ही लक्षात ठेवली तर ह्याच्या खाली मिळेल, याच्यावरती नाही मिळणार। ठीक आहे, चलो थँक्यू।